स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। और न्यूमेरिकल्स के लिए एक फार्मूला जो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था कि आप लोगों ने ड्राइव करना है, वो फार्मूला क्या था अगर आप लोगों को याद हो। वो फार्मूला था कि वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है √3 kT अपॉन एम के। ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला है, ये आपने ड्राइव करना था। किस तरह ड्राइव हुआ था ये फार्मूला? ये प्रेशर इक्वेशन से ही ड्राइव हो सकता था, ठीक है ना। प्रेशर इक्वेशन की मदद से आप इसको वेरी इजीली ड्राइव कर सकते थे। वॉइस जो है वो और पीछे करते थे। अच्छा, ये फार्मूला जो हमने ड्राइव करना है, आपको टारगेट दिया है ड्राइव करने के लिए प्रेशर इक्वेशन से, तो ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होता है, ठीक है। कभी इसकी डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए तो नहीं है, लेकिन वो कह भी सकता है कि इसको वेरीफाई करो। तो इस फार्मूले के अंदर अगर आप देखें तो अगर आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है तो आपको टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। के तो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, के की वैल्यू आपकी हमेशा सेम रहती है और वो क्या है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 जूल पर कैलोरी। ये वैल्यू तो चेंज होने नहीं वाली क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब बचा आपका मास। तो असल जो प्रॉब्लम सबसे पहले स्टार्ट है वो मास से है कि हम मास किस तरह कैलकुलेट करेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल्स के एक एटम का मास अगर हमें निकालना है तो हम वो किस तरह निकालेंगे। टेम्परेचर तो वो देगा, जैसे टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ 800 केल्विन, तो ये तो आपको क्या होगा, हमेशा गिवन होगा। असल मसला आपके साथ आएगा मास के साथ, जो आपको गिवन नहीं हो सकता है। बाज़ वक़्त मास भी दे ही देता है अगर तरस आ जाता है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं। वो मास जो है वो आपको कहता है कि ट्रिक से ही निकाले तो ज़्यादा अच्छा। अब मास निकालने का तरीका क्या, उसकी ट्रिक क्या, आप ज़रा वो देख लेते हैं। तो चाहे तो आप लोग हेडिंग डाल दें हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ, किसका मास मालूम करने के लिए आ रहे हैं, सिंगल मॉलिक्यूल और एटम। सिंगल मॉलिक्यूल या एटम का अगर आपने मास मालूम करना हो तो आप वो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैं आपको सबसे पहले सिखाने के लिए जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर इसने बात करी है कि मेरे पास जो है वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसने बस इतना बता दिया। जब इसने हाइड्रोजन की बात करी है तो आपको ये पता होना चाहिए, तो हाइड्रोजन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात की जाए तो वो होता है H2, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, ज़ाहिर है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा 2 तो ये जो मास है ना, ये तो आ गया है आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास। लेकिन हमें चाहिए गिवन मास, एक मॉलिक्यूल्स का मास वो भी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें नंबर ऑफ मोल का फार्मूला कि n बराबर होता है किसके, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये तो आप पढ़ चुके हैं फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला तो केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, मुझे दोबारा रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं गिवन मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो बस सिंबल मैंने ऐड कर दिए। मेरे पास हो जाएगा n इज़ इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ठीक है। अब इससे मैं मास कैलकुलेट करूं तो जो मास आएगा वो होगा 1 मोल गैस का मास, क्योंकि n की वैल्यू अभी डिफाइंड नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, n के लिए वैल्यू पुट कर देता हूँ जो हमने एवोगाड्रोस नंबर से पढ़ी थी कि n बराबर होता है n अपॉन एन ए के इज़ इक्वल टू m अपॉन m। जब एवोगाड्रोस नंबर आ जाता है तो एवोगाड्रोस नंबर का मतलब होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब अगर मैं जनरली बात करने के लिए जा रहा हूँ किसकी, मास के फार्मूले की, तो मेरे पास मास का फार्मूला बन जाता है मास इज़ इक्वल टू n इंटू मॉलिक्यूलर मास m डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर Na। ये किसी का भी एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल्स के मास कैलकुलेट करने का फार्मूला बन गया। इसके अंदर n, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की बात करें तो n की जगह 1 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास m की जगह आएगा, मॉलिक्यूलर मास जिस गैस की बात हो रही है उसका मॉलिक्यूलर मास आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 होगा, एक का एक है तो हाइड्रोजन गैस H2 होती है तो 2 का 2 हो जाएगा। और Na की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, Na की वैल्यू क्या होती है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इससे अब आप जब मास निकालेंगे, सारी वैल्यूज़ आपको मैंने बता दी। n की जगह आपने रखा 1, मॉलिक्यूलर मास की जगह आपने रखा 2 डिवाइडेड बाय गिवन मास, एवोगाड्रोस नंबर की जगह रखा 6.22 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23।
इससे जो आपका मास निकल के आएगा वो होगा ग्राम में, क्योंकि इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते थे अगर आपको याद हो केमिस्ट्री के अंदर। तो इससे आपका जो मास आएगा वो ग्राम में होगा। अब उसे एट द लास्ट स्टेप आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मास को अगर किलोग्राम में लेके जाना है तो किलो की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। किलो की वैल्यू होती है 1000। 1000 से जो भी आपका मास आएगा इस पूरे को सॉल्व करने के बाद, उसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आपका किस में चले जाएगा? किलोग्राम में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने मास कैलकुलेट करा है वो किसका करा है? हाइड्रोजन का करा है। अगर वो बात करें नाइट्रोजन की तो भाई मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा बस, और थोड़ी कुछ चेंज होगा। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 14 होता है, 2 का 28 हो जाएगा। अगर वो बोलते कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो यानी कि मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा, बाकी इस पूरे पैटर्न में कुछ भी चेंज नहीं होगा, और आप किसी भी सिंगल मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पूरे को सॉल्व करके मुझे बताएं आपका क्या आंसर आ रहा है। पहले इसको कैलकुलेट करें और मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं इसको दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है जी। तो हमने क्या करा, हमने जो फार्मूला मैंने आपको बताया था वो दोबारा से एक बार रिकॉल कर देता हूँ सारी चीज़ें। जो फार्मूला मैंने आपको बताया था वो था वेलोसिटी बराबर होती है √3 kT/m के। यहाँ पर टेम्परेचर आपको दिया हुआ होगा, मास आपने निकालना है, के कांस्टेंट है। तो अगर आपको मास पता चल जाए तो आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। ठीक है। अब यहाँ पर मसला यह है कि मास कैसे कैलकुलेट करें। तो मास कैलकुलेट करने के लिए हमने केमिस्ट्री की मदद ली। केमिस्ट्री के अंदर कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स है वो बराबर होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। और अगर मैं इसको सिम्बल्स में रिप्रेजेंट करूँ तो गिवन मास को मैं कह देता हूँ स्मॉल एम, और मॉलिक्यूलर मास को मैं कह देता हूँ कैपिटल एम। एन का एक और फार्मूला था, N/Na, जो मैंने आपको पढ़ाया था फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अंदर ये यूज़ होता है। अगर एक एक मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो ये फार्मूला यूज़ होता है। और यहाँ पे आ जाएगा M/M। अगर आप m को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो मास आ जाएगा। मास क्या आ जाएगा आपका? N/Na। तो एज इट इज़ रहा, यहाँ पे m जो है वो डिवाइड हो रहा था, वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपने फार्मूला बना लिया किसी भी मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करने का। अब जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? हाइड्रोजन की हो रही है सवाल के अंदर। ठीक है। हाइड्रोजन कहते हैं H2 को। H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2 होता है। कैसे? एक हाइड्रोजन का 1 होता है मॉलिक्यूलर मास, पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा। 2 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा H2 का। तो अगर मैं सारी वैल्यूज़ को पुट करूँ, m=n की जगह 1, एक मॉलिक्यूल का मास निकाल लें, और मॉलिक्यूलर मास 2 है, और एवोगाड्रोस नंबर कांस्टेंट है, हमेशा यही रहेगा 10⁻23। तो इससे आप ना मास निकाल सकते हैं किसका? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का। लेकिन जो मास की यूनिट आएगी वो क्या होगी? ग्राम होगी। फिर आपने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना, और वो कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000 करके। तो अब आप इसको पूरे को सॉल्व करके मुझे मास की वैल्यू बताएं क्या आ रही। लवेश कुमार, आपने 10⁻⁻28 कर दिया, 27 आएगा, 10⁻⁻27 आएगा। कहीं थोड़ी सी गलती कर दी। बाकी आमना आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब जुनैरा आप मुझे सॉल्व करके आंसर बताओ जल्दी से। मिसबाह बिल्कुल सही है आंसर। बाकी सब कहाँ है भाई? जल्दी जल्दी से आंसर बताएं फिर आगे चलते हैं। सब प्लीज़ कैपिटल एन की जगह 1 कैसे आया दोबारा बता दें। देखो हम एक मॉलिक्यूल, क्योंकि गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वहाँ पर मौजूद होंगे, हम किसी एक की वेलोसिटी निकालेंगे, सबकी थोड़ी ना निकालेंगे। तो किसी एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी निकालने के लिए एन की वैल्यू हमेशा 1 होता है। ये जनरली अभी तक कभी चेंज नहीं हुई। हाँ जी विनर, बिल्कुल सही आंसर आया आपका भी। आयशा काशिफ ओके है आंसर। सर इसे क्यों भी सर इसके भी थ्री क्या थ्री?
आपने सवाल ही समझ में नहीं आया। आंसर सही है, मतलब हर सवाल में हाँ अगर वो ये ना कह दे, वो बोले दो मॉलिक्यूल्स की बताओ तो फिर टू आ जाएगा। वैसे जब भी स्पीड की बात करते हैं तो अलग अलग बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल्स की अलग ही मालूम करनी होगी, सबके एक साथ थोड़ी मालूम करनी होगी, तो ऐसा कभी कहेगा नहीं, तो इसीलिए एन की जगह यूजली बनी। अच्छा, अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं, जो सवाल एक्चुअल में हमें सॉल्व करना था। ठीक है, ये तो मैंने आपको मास निकालने का तरीका बताया, जो उसका एक हिस्सा है, ये करना ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो अब चलते हैं ज़रा सवाल की तरफ। सवाल हमारा कुछ ये था कि हमसे कह रहा था कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। वेलोसिटी को अगर मैं डेटा बनाऊँ यहाँ पर, डेटा के अंदर पहला क्वेश्चन होगा कि वेलोसिटी मुझे मालूम करनी है, और वो है आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड मालूम करनी है। अच्छा, इसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर स्क्वायर रूट लगा हुआ होता है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ होता है, अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट आ गया। मीन क्यों कहते हैं, कि जब प्रेशर इक्वेशन की डेरिवेशन जब आपने सॉल्व की थी तो आपको याद होगा ये मीन वेलोसिटी थी, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है जी। तो अगर आपने ये कैलकुलेट करनी है तो आपको टेम्परेचर वो बता रहे हैं कि टेम्परेचर कितना है, 800 केल्विन है। फिर के की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 जूल पर केल्विन। और मास आपको चाहिए होगा। अब मास मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लेकिन ये जो हमने पीछे पूरा सॉल्व किया है वो आप सबसे पहले करेंगे, ये स्टेप नंबर आपका 1 होगा, यानी कि अब मैं दोबारा नहीं करा रहा। जो आपने मास निकाला है मुझे तो पता चल गया ना, आंसर आप लोगों को भी पता चल गया, आप लोगों ने किस तरह कैलकुलेट करा है, तो दोबारा कराने की ज़रूरत तो नहीं है। मैं अब डायरेक्ट सोल्यूशन में जाऊंगा वेलोसिटी वाले फार्मूले में। वेलोसिटी आर एम एस बराबर होती है किसके, अंडर रूट 3 kT/m के। अब मास का मसला हल क्या हुआ, यहाँ तो सभी हल हो गया भाई, अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो वी आर एम एस आपका बराबर हो जाएगा किसके, थ्री जो है वो नंबर है, के की वैल्यू 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 है, के की वैल्यू 800 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास कितना है, 3.32 आई थिंक आप लोगों ने ये बताया था, मल्टीप्लाई बाई 10⁻27। ये सारी वैल्यूज़ रखें और वी आर एम एस निकाल के मुझे बताएं क्या आ रहा है इन मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका एक सवाल तो मैंने करा दिया, लेकिन अब इस तरह के हज़ार सवाल बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसको सॉल्व करके आंसर बताएं, फिर मैं बाकी सवाल बताऊँ। काम करने दिया था तो पॉज कर दिया। देखो एग्जाम्पल में आपको डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, और प्रेशर दिया हुआ है। आप डायरेक्ट जो प्रेशर इक्वेशन है उसको यूज़ करेंगे और उसकी मदद से वेलोसिटी को सेपरेट करेंगे। फार्मूला आपका बन जाएगा ये जो आपके सामने आ रहा है हारिस, ये फार्मूला बन जाएगा। इसमें प्रेशर और डेंसिटी की वैल्यू उठा के रखो, आंसर आ जाएगा, बस इतना आसान है। बस 3 kT/m नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर दिया हुआ तब लगता है। एटीएम को कन्वर्ट करना बिल्कुल ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि एक चीज़ अगर स्टैंडर्ड यूनिट में है तो दूसरी भी स्टैंडर्ड में होनी चाहिए, या तो दोनों ही स्टैंडर्ड से हट के हो या दोनों स्टैंडर्ड। तो जो डेंसिटी है वो किलोग्राम मीटर क्यूब में, जो कि एसआई यूनिट्स है, तो एटीएम को कन्वर्ट करना हमारे लिए लाजिम मजबूर बन जाएगा।
इसको सॉल्व करके बताएं वेलोसिटी का आंसर क्या आ रहा है। बिल्कुल डेटा वगैरह जैसे बनाते हैं इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। मैंने सिर्फ फार्मूले की टेक्निक आपको बता दी है, तो पैटर्न है सॉल्व करने का वो तो आपको मालूम है कैसे उस तरीके से सॉल्व करते हैं। सर आवाज़ हल्की आ रही है, माइक ऊपर कर लेते हैं। अब आवाज़ तेज़ आई है। चलो जी, जुनैरा का जवाब आ गया। 0.2 सर एटीएम को कन्वर्ट कैसे करेंगे, आंसर ठीक नहीं आ रहा। 0.2 अच्छा, एटीएम को कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको 1 एटीएम दिया हुआ है ना, और 1 एटीएम बराबर होता है किसके, 1.01 10⁵ के। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, बीच में मैंने मल्टीप्लाई तो किया, बस मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर है, बल्कि यही आंसर आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करके फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, बस ये रखना है आपको। बिल्कुल सही है आयशा, आप चेक करो अब आंसर सही आया आपका। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और भाई 1 ATM बराबर होता है 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो ये वो वैल्यू है जिससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर कोई आपसे मुझे बताओ 2 ATM किसके बराबर होगा, तो आप क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की। अब कोई आपसे बोलते बताओ 3 ATM किसके बराबर होगा, तो आप क्या करोगे, 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो इस तरह सॉल्व करना है, लेकिन क्योंकि 1 ही दिया हुआ है एटीएम, तो फिर यही रहेगा, चेंज थोड़ी होगा। ठीक है जी मिस बनाज। गुड। अच्छा जी, अब चलते हैं आप लोगों के होमवर्क असाइनमेंट की तरफ। होमवर्क आज बिल्कुल सही आंसर। होमवर्क असाइनमेंट आपका क्या है, सबसे पहले आपने वेरीफाई करना है चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को यूजिंग प्रेशर इक्वेशन। देखो आपने स्टार्ट लेना है यहाँ से, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी वी एवरेज का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हुए जाओगे, सॉल्व करते हुए जाओगे, सॉल्व करते हुए जाओगे, और आखिर में वेरीफाई हो जाएगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता था, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब स्टार्ट यहाँ से करना है और लेकर किसी तरह ये आना है, तो क्या वेरीफाई हो जाएगा, बॉयल्स लॉ। फिर क्या करना है, चार्ल्स लॉ वेरीफाई करना है, फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट करना है और लेकर के आना है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इस प्रेशर इक्वेशन से और काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन से बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो अब ये देखना है कि आप किस तरह इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें किस तरह वेरीफाई की जा सकती है, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। दूसरा होमवर्क इसी के साथ मौजूद है, कहता है कि कैलकुलेट करें, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ग्राम इन अ मोल ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। जो फॉलोइंग गैसेज है इसके नंबर ऑफ ग्राम कैलकुलेट करें, लेकिन एक मोल के, एक पार्टिकल के नहीं, एक मोल के। जब एक मोल की बात होती है ना, तो इसका मतलब एन की जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब तो बहुत आसान हो गया भाई, अब तो ये कुछ रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा, कि मॉलिक्यूलर मास और गिवन मास, ये आपका टारगेट था। मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल 2 ले लो, तो क्या हो जाएगा, मास का फार्मूला यही हो जाएगा ना, नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर मास से, तो गिवन मास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल 1 है,
और गिवन मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मास कितना आ जाएगा, 2 ग्राम आ जाएगा। लेकिन ये पता है किसका, ये 1 मोल का है, और 1 मोल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, कितने सारे, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, ये उन सब का मास है, एक का मास नहीं। उस न्यूमेरिकल्स में तो हमें एक का मास चाहिए था, इसमें क्योंकि 1 मोल का कहा था कोई मसला नहीं होगा। हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोगों ने खुद निकालना है, और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास पता होगा तो आपके लिए कोई मसला नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का पता होगा तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ये चीज़ वेरीफाई कर दें क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो मतलब जनरल गैस इक्वेशन, ये हमने डिटेल के अंदर पढ़ी थी या फिर मैंने वैसे सरसरी सा आइडिया दिया था। अगर डिटेल में नहीं पढ़ी थी तो फिर आज फिर इसको डिटेल में देख लेते हैं। जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो तो बिल्कुल अलग तरीके से ड्राइव होती है, तो वो भी एक मसला था जो डिस्कस करना। सर सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में हीलियम का निकालना है, उससे अगले क्वेश्चन में कार्बन मोनोऑक्साइड का निकालना है। ये जो मैंने एक तो सॉल्व कर दिया ना, ए पार्ट तो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया ना, बी और सी आपने करना है, सिर्फ मास, बिल्कुल सिर्फ मास निकालने का। डिटरमाइन द नंबर ऑफ ग्राम, ग्राम्स मालूम करना है, ग्राम मास की यूनिट है, और ग्राम में ही रहने देना, किलोग्राम में कन्वर्ट भी नहीं करना। ये केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल था जो मैंने यहाँ पे उठा के डाल दिया, जो मिलता जुलता था इसलिए कर दिया मैंने ऐसा। एक्चुअल में केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री फर्स्ट है। अच्छा जी, अब देखिए जो बॉयल्स लॉ है आपका, ठीक है, अगर उसकी बात की जाए तो गैस से रिलेटेड हमारे 3 बड़े मशहूर लॉज हैं। एक है बॉयल्स लॉ, दूसरा है चार्ल्स लॉ और तीसरा है एवोगाड्रोस लॉ। बॉयल्स लॉ की अगर बात की जाए तो बॉयल्स ने स्टडी किया था गैस का रिलेशन। एक उसने कंटेनर लिया, ठीक है, एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर जो है वो फिट हुआ हुआ था किससे, पिस्टन से फिट हुआ हुआ था, और उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। उसने क्या करा, उसने जो है इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है उसको मेजर करा, इसका वॉल्यूम कितना उसने मान लिया कि इनिशियल वॉल्यूम उसका V1, ठीक है। फिर इसने इसका प्रेशर चेक करा तो इसका इनिशियल प्रेशर इसने रख दिया P1, इसके ऊपर जो उसने मास रखा जिसकी वजह से इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा वो P1 था। अब इसने क्या करा, इसने प्रेशर को इंक्रीज़ करा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल एक बॉक्स था ना, इसने एक और बॉक्स ला के लगा दिया, इसके ऊपर एक बॉक्स और रख दिया। इसके बॉक्स रखने से पिस्टन जो है ना वो नीचे की तरफ मूव हुआ। फिर सपोज करो इसने एक बॉक्स और रख दिया, इसकी वजह से पिस्टन और नीचे मूव हुआ, और फाइनली पिस्टन यहाँ पर आकर रुक गया। तो फिर इसने चेक करा वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया। प्रेशर कितना हो गया, 1 2 3 आ चुके हैं, अभी प्रेशर जो है फाइनल प्रेशर P3 हो गया। तो इसने इसकी मदद से एक स्टेटमेंट जारी किया, इसके बिहेवियर को देखते हुए इसने कहा कि द वॉल्यूम of a fixed mass of a gas is inversely proportional to the pressure. If we are going to increase the pressure, then the volume is definitely going to decrease. ये मेडिकल की क्लास है बिल्कुल। The volume is definitely going to decrease. और if we are going to decrease the pressure, then the volume is going to increase. तो इसने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसके मुताबिक the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure provided the temperature is kept constant। उसने ये बात भी कह दी कि भाई टेम्परेचर का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। अगर मैथमेटिकली हम इससे लिखना चाहें तो किस तरह लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इक्वल्स टू के साइन के साथ तो किस तरह लिखूँगा, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट के आएगा और 1/p आएगा। प्रेशर को दूसरी तरफ भेज दो तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनका जवाब क्या आएगा, के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को, और कांस्टेंट आपको मालूम है कभी चेंज नहीं होता। तो इससे तो भाई ये भी पता चलता है कि जब भी हम प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हमेशा एक ही जवाब आएगा जो कि कांस्टेंट के बराबर होगा।
तो इसने फिर इसका सेकंड स्टेटमेंट जारी किया जिसके मुताबिक द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर द फिक्स मास ऑफ अ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि अगर मेरे पास, मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास प्रेशर जो था शुरू में वो था 4 ATM सपोज कर लेते हैं, वॉल्यूम जो था वो मेरे पास था 8 ATM। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, मेरे पास आंसर कितना है, 8 4 ज़ा 32। ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब मैंने जो है वो प्रेशर को करा इंक्रीज़, और इंक्रीज़ करके कितना कर दिया, मैं ले गया 8 के ऊपर। लेकिन मेरे प्रेशर के इंक्रीज़ करने से मेरा वॉल्यूम 8 से कम हो गया, कितना हो गया 4। लेकिन जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इनका प्रोडक्ट लिया, तो जवाब दोबारा क्या आया, 32। तो जितनी बार भी आप इनका प्रोडक्ट ले लो, आपका जवाब क्या आएगा, एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा हर बार। तो इसलिए ये बात बन गई, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये हो गया, चाहे P1 V1 हो या P2 V2 हो, ये आपस में हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये इसकी सेकेंड इक्वेशन कहलाती है, बॉयल्स लॉ का सेकेंड इक्वेशन कह सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और सेकंड स्टेटमेंट दो चीज़ों को मिला के बनी है। जो पहली वाली इक्वेशन है वो एक स्टेट को डिफाइन करी है, जो नीचे वाली इक्वेशन है वो दो डिफरेंट स्टेट को डिफाइन करी है, इनिशियल स्टेट को और फाइनल स्टेट। अगर बॉयल्स लॉ के बारे में बात समझ में आ गई है तो फिर नेक्स्ट इसका पहले ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ की अगर बात की जाए तो देखो, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कॉलम, ठीक है। अगर ये नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, नीचे आने का मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज। ये वाली चीज़ रिप्रेजेंट करिए प्रेशर को, अगर ये आगे जा रहा है तो प्रेशर हो रहा है इंक्रीज। तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे नज़र आएगा प्रेशर जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये इस तरह की एक लाइन ड्रॉ होगी, जिसको पीवी डायग्राम कहते हैं, किसकी, बॉयल्स लॉ की। और ये इन्वर्स रिलेशन को शो कर रही है कि इन दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। अच्छा, अब आ जाते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ। चार्ल्स लॉ की अगर बात की जाए ना, तो देखें, चार्ल्स ने आपसे कहा था कि इसने जो रिलेशन स्टडी किया था वो किया था टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, और उसने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल इसने एक बॉक्स रखा हुआ है जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो बस ये एक ही रहेगा, अभी इसको 2 3 कुछ नहीं करेगा, एक ही रहेगा। अब इसने क्या करा, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, ठीक है। इसने चेक करा कि भाई इसका वॉल्यूम कितना है, तो इसका वॉल्यूम जो था, इनिशियल वॉल्यूम इसने मान लिया कि इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V1 है, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है इस वक्त, T1 है। अब इसने क्या करा, इसने हीट देना शुरू कर दिया, ठीक है, हीट प्रोवाइड करें। हीट से क्या हुआ, गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। तो गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ के फाइनली कितना हो गया, गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ के हो गया T2। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स इतनी तेज़ इस दीवार से और इधर उधर से टकराने लगे कि उन्होंने पिस्टन को भी धक्का देना शुरू कर दिया, और धक्का दे के पिस्टन को ले गए और ऊपर। और वॉल्यूम जो फाइनल इसने चेक करा वो V2 हो गया। अब इसने रिलेशन को ऑब्जर्व करा डीपली, और इसने देखा कि जिस तरह ये टेम्परेचर को बढ़ा रहा था, वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। तो इसने कहा वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये तो ऐसा एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। मतलब आप एक गुब्बारा लें जिसके अंदर हवा भर दें, उसको आप रेफ्रिजरेटर में उठा के रखें, क्योंकि गुब्बारे के अंदर गैस तो मौजूद है ना। जब उनका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो उनका वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा, तो वो आपको गुब्बारा जितना आपने उसको फुला के रखा होगा उससे कम मिलेगा, जिससे लॉ जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो अब इसको देख लेते हैं मैथमेटिकली। The volume of a given mass of a gas is directly proportional to the temperature if the for a fixed mass of a gas provided the pressure is kept constant। इसने कहा प्रेशर को मैंने चेंज नहीं करा। और किस तरह लिखा जा सकता है इसको, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर मैं इक्वल्स टू का साइन लाऊँ तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू प्रेशर। अब कांस्टेंट को इधर ही रहने देते, टेम्परेचर को दूसरी तरफ भेजते तो वो डिवाइड में हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैं आपसे पूछूं, इससे सेकंड स्टेटमेंट अगर मुझे निकालना है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो किस तरह बन सकता है, किस तरह बन सकता है कि भाई ये रेशो बन चुका है। किसका रेशो बन चुका है, वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर। तो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विल ऑलवेज कांस्टेंट। वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, यानी कि भले वो V1 इंटू T1 हो या फिर वो V2 इंटू T2 हो, ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, ये हमेशा T के बराबर आएगा। तो दो डिफरेंट स्टेट के लिए आप ये कह सकते हैं कि V1 अपॉन T1 डिवाइड बाई V2 अपॉन T2 इज ऑलवेज कांस्टेंट। और ये आपका कहलाता है चार्ल्स लॉ।
अगर इसकी ग्राफ की बात की जाए तो हम ये एब्सोल्यूट जीरो वाले कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा। लेकिन आइडियल गैस के लिए होगा, रियल गैस के लिए तो वॉल्यूम कम होते होते क्या हो जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। मैंने आपको बताया था। तो हम इसी ग्राफ को पीछे एक्सटेंड कर देते थे, जिस पॉइंट पे जाके मिलता था हम उसको एब्सोल्यूट जीरो कहते थे, और कहते थे ये वो पॉइंट है जहाँ पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो चुका है। तो इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है, हमने वॉल्यूम को जीरो कर दिया, तो इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। लास्टली अगर हम बात करने के लिए जा रहे हैं चार्ल्स लॉ की और बॉयल्स लॉ की, तो इनको जब कंबाइन किया जाता है तो आपकी बनती है जर्नल गैस इक्वेशन। द कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ इज कॉल्ड जर्नल गैस इक्वेशन। इस जर्नल गैस इक्वेशन को किस तरह ड्राइव करना है, फिजिक्स के अंदर थोड़ा अलग है। केमिस्ट्री के अंदर तो तीनों लॉज को कंबाइन करो बड़े आराम से ड्राइव हो जाती है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जो है वो आराम से ड्राइव हो जाती है। फिजिक्स के अंदर आप दो डिफरेंट स्टेट को चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे जर्नल गैस इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो पहले मैं बॉयल्स लॉ को अप्लाई करूँगा और फिर मैं किसको अप्लाई करूँगा, चार्ल्स लॉ को। अच्छा जी, अगर मैं दोनों लॉ को अप्लाई करूँगा तो फिज़िकली किस तरह अप्लाई करूँ, फिज़िकली अप्लाई करना है ना। तो मैंने एक सिलेंडर लिया गैस का, इस गैस के सिलेंडर में मौजूद थी आपकी गैस, और इसका जो इनिशियल वॉल्यूम था वो था V1, इसका टेम्परेचर था T1, और इसका जो प्रेशर था वो मान लेते हैं कि था P1। ये इसकी हो गई इनिशियल स्टेट। अभी इस पर मैंने कोई भी लॉ अप्लाई नहीं करा, ना मैंने बॉयल्स लॉ अप्लाई करा, ना मैंने चार्ल्स लॉ अप्लाई करा। अभी हम लॉ अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ बॉयल्स लॉ। लेट्स से जब मैं इसके ऊपर बॉयल्स लॉ अप्लाई करूँगा तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ या तो मुझे प्रेशर कम करना होगा या बढ़ाना होगा, तब बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा ना। तो मैंने कहा कि चलो मैंने प्रेशर जो है वो बढ़ा दिया, और अब इसका फाइनल प्रेशर हो गया P2। प्रेशर बढ़ाने से ये बॉक्स नीचे की तरफ चले गए, इसका पिस्टन, और इसका वॉल्यूम हो गया फाइनल वॉल्यूम V2 कहना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं इसको सिर्फ V कहूँगा। वो इसलिए कहूँगा कि अभी फाइनल वॉल्यूम हासिल नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ बॉयल्स लॉ अप्लाई किया, चार्ल्स लॉ तो अभी अप्लाई नहीं करा। हमें दोनों लॉ अप्लाई करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट, कंबाइंड रिजल्ट होगा, वो जर्नल गैस इक्वेशन कहलाता है। तो मैंने अभी सिर्फ क्या अप्लाई करा है, अभी मैंने सिर्फ बॉयल्स लॉ अप्लाई करा है, चार्ल्स लॉ अप्लाई नहीं करा, तो ये फाइनल वॉल्यूम नहीं हो सकता। तो फिर कोई बोले भाई ये फाइनल प्रेशर क्यों हो गया, फिर फाइनल प्रेशर भी तो अभी होना चाहिए सर। फाइनल प्रेशर ये इसलिए हो गया कि जब हम चार्ल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो ये चेंज ही नहीं होगा, तो इसको फाइनल ही कहना पड़ेगा ना। जिस तरह टेम्परेचर इस वाले में चेंज नहीं हुआ, T1 ही रहा। ठीक है। अब इसके बाद हम अप्लाई करते हैं चार्ल्स लॉ। तो जब मैंने इसके ऊपर चार्ल्स लॉ अप्लाई करना है तो मैंने क्या करना होगा, अब मैंने जो है इसको हीट देनी होगी। ठीक है, इसी प्रेशर के ऊपर, प्रेशर मैं नहीं बढ़ाऊँगा। हीट की वजह से इसका टेम्परेचर हो जाएगा T2, और ये पिस्टन मूव करके सपोज करो यहाँ चले गया, और इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, अब ये फाइनल वॉल्यूम है V2, क्योंकि मैंने दोनों लॉज अप्लाई कर दिए हैं। तो अब अगर इस इक्वेशन पे मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे फॉलो करना है दोनों को, किसको, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को, दोनों को अप्लाई करना है इस कंडीशन के ऊपर, तो किस तरह आप अप्लाई करेंगे। चार्ल्स लॉ के मुताबिक इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इनिशियल प्रोडक्ट क्या था, इनिशियली प्रेशर और वॉल्यूम क्या था, इनिशियल प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1। इसका मतलब P1 V1 बराबर होगा किसके, इनिशियल फाइनल प्रेशर क्या था P2, और इसके हिसाब से फाइनल वॉल्यूम क्या था V। तो V हो गया। बॉयल्स लॉ का तो ये फाइनल वॉल्यूम ही था ना, चार्ल्स लॉ का फाइनल वॉल्यूम अलग है, इसका तो ये फाइनल वॉल्यूम ही था। ये हो गया कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। अब अगर चार्ल्स लॉ अप्लाई करना है तो चार्ल्स लॉ तो रेशियो की बात करता था, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो मुझे बताओ इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था, तो उसने यहाँ से इसको लिया था, यहाँ चार्ल्स लॉ अप्लाई होता ना इस वॉल्यूम से, तो इसका इनिशियल वॉल्यूम V होगा, और टेम्परेचर तो T1 था। फिर जब फाइनल वॉल्यूम देखा गया तो चेंज हो गया, क्या हो गया V2, और टेम्परेचर हो गया T2, तो यहाँ पे आ जाएगा V2 अपॉन T2। सिर्फ ये दो इक्वेशन बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, डेरिवेशन फिर बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने आपको अलग से सिखा दिया। फिर हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं।
अच्छा, ये डेरिवेशन में आप चेक करें, कहता है कि हम बॉयल्स लॉ को अप्लाई करें, प्रेशर P1 से P2 चेंज करें, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और वॉल्यूम में उसका V1 से फाइनल वॉल्यूम V हो जाएगा। तो अगर मैं बॉयल्स लॉ को अप्लाई करूँ तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक P1 V1 बराबर होगा किसके, P2 V के, फाइनल वॉल्यूम V था। और नीचे ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई। अब नीचे कहता है हम चार्ल्स लॉ अप्लाई करें। चार्ल्स लॉ ने क्या कहा था, V1 अपॉन T1, सॉरी V1 नहीं कह सकता क्योंकि इसके लिए जो इनिशियल वॉल्यूम था वो क्या था, V था। तो V डिवाइडेड बाई T1 इंटू V2 अपॉन T2। यहाँ से मैं V की वैल्यू निकालता हूँ। कैसे निकालता हूँ, T1 को उठा के ऊपर भेज देता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2 इंटू T1, और इसको उठा के पुट कर देता हूँ किसमें, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 1। 2 से जो हमने निकाली है इसको किसके अंदर पुट कर रहे हैं, 1 के अंदर। कहाँ पर, यहाँ पर पुट करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो P1 V1 इज इक्वल टू P2, V2 की जगह क्या आ जाएगा, V2 अपॉन T2 मल्टीप्लाई बाई T1। 1 वालों को एक तरफ कर लें और 2 वालों को एक तरफ, तो ये सारे 2 वाले इधर हैं, ये 1 वाला अलग आ गया, तो T1 को डिवाइड में भेज देते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। इससे ये पता चल रहा है कि इनका प्रोडक्ट विद टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम टू द टेम्परेचर विल ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि इनिशियल स्टेट का जो सब कुछ है वो बराबर है फाइनल स्टेट के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि PVT हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट को कोई नाम देना है तो मैंने कह दिया PV अपॉन T हमेशा बराबर आएगा RM के। अभी RM क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने गिवन मास के ऊपर बात की थी कि एक मास ऑफ गैस हमने लिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम क्योंकि मोल की बात करते हैं, जिस तरह हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है कि मोल की बात की जाए, तो मोल के लिए फिर फार्मूले का जो RM था इन्होंने इसको चेंज करके बाद में कर दिया जर्नल गैस कांस्टेंट सिर्फ R। तो फिर आपका फार्मूला बन गया 1 मोल के लिए PV अपॉन T इज इक्वल टू RM से कन्वर्ट हो गया R, लेकिन ये था 1 मोल के लिए। अब ज़रूरी थोड़ी है कि 1 मोल हो, मेरे पास तो बहुत सारे मोल हो सकते हैं, 2 मोल 3 मोल 4 मोल, तो फिर N से मल्टीप्लाई करना भी ज़रूरी पड़ गया। फॉर N मोल PV अपॉन T इज इक्वल टू NR, और इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो क्या कहते हैं, PV इज इक्वल टू NRT। दिस इज कॉल्ड योर जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है जी। अब इस जनरल गैस इक्वेशन से और जो हमने अभी जितने भी फार्मूले वगैरह पढ़े हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ से, हमने एक बात सीखी, वो ये है कि अब फार्मूला आपके पास एक नहीं है, अब आपके पास कई फार्मूले आ चुके हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो बॉयल्स लॉ बात करता है प्रेशर की और वॉल्यूम की। तो इसके मुताबिक P1 V1 बराबर होता है किसके, P2 V2 के। ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो या टेम्परेचर का जिक्र ही ना हो, और या फिर बॉयल्स लॉ की बात वो कर दे, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। चार्ल्स लॉ कब अप्लाई होगा, जब प्रेशर की बात ना करे, तो हम ये अप्लाई करेंगे V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2। बात ना करे से क्या मतलब है, मतलब उसे चेंज ना करे, जो इनिशियल वॉल्यूम है वही फाइनल वॉल्यूम दे, जो इनिशियल प्रेशर है वही इनिशियल प्रेशर दे, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। जब उसको चेंज करेगा तो उससे पता चलेगा कि भाई चेंज हो रहा है, तो चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा। अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो फिर बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा। अगर तीनों ही चीज़ें चेंज हो रही है, मतलब प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी, फिर यूज़ होगी जनरल गैस इक्वेशन, और वो क्या कहती है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। एक फाइनल मसला ये आ जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल मास चेंज हो रहा है तो फिर क्या आएगी इक्वेशन, तो फिर एक इक्वेशन याद कर लें, P1 V1 अपॉन M1 बन जाएगा इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन M। ये उस वक्त फार्मूला अप्लाई होगा जब वो कहे कि मास चेंज हो रहा है। अब आपने क्या देखना होगा न्यूमेरिकल में, जब भी कोई न्यूमेरिकल आपके पास आएगा, आपने सबसे पहले ये देखना है कि चेंज किस चीज़ में आ रहा है, या किस चीज़ का चेंज मांगा है। मांग भी तो सकता है, कहता है फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा,
तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि भाई प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम मांगा है तो बॉइल्स लॉ अप्लाई हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर का जिक्र नहीं है या कह दिया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो दोनों सूरतों में फिर बॉइल्स लॉ अप्लाई। लेकिन फिर टेम्परेचर का जिक्र आ गया, उसने कहा कि भाई टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, इनिशियल वॉल्यूम ये था, बताया फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। तो उस सूरत में क्या अप्लाई करेंगे, चार्ज लॉ। लेकिन वहाँ उसने अगर ये कहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है या प्रेशर का जिक्र नहीं किया तो ऐसा हो। अब सपोज करो वो कह देता है तीनों ही चीज़ें चेंज हो रही है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। एट द लास्ट अगर वो कहता है कि मास चेंज हो रहा है तो फिर हम मास रिलेशन अप्लाई करेंगे, P1 V1 डिवाइड बाई M1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई M2। अब इन सब को अगर मैं कहूँ कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट का जिक्र नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। ये तो मैं दो डिफरेंट स्टेट की बात कर रहा हूँ, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपसे कहता हूँ नहीं भाई, इनिशियल और फाइनल स्टेट कोई नहीं है, मैं आपको प्रेशर दे रहा हूँ, मैं आपको टेम्परेचर दे रहा हूँ, मैं आपको मोल दे रहा हूँ, मुझे बताएं वॉल्यूम क्या होगा। तो फिर यहाँ इनिशियल और फाइनल स्टेट का तो जिक्र ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला लगता है और वो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इस फार्मूले को यूज़ करने में और इन तमाम फार्मूलों को यूज़ करने में। इन तमाम फार्मूलों में आपके पास दो डिफरेंट स्टेट का होना ज़रूरी है, इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट, यानी कि प्रेशर भी चेंज हो रहा होगा, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा होगा, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा होगा। जबकि जो जर्नल गैस इक्वेशन की ओरिजिनल फॉर्म है पी इज इक्वल टू एन आर टी, उसके अंदर चेंज कुछ नहीं हो रहा होगा। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर पे आपको वॉल्यूम मालूम करना होगा, ना टेम्परेचर उससे ज़्यादा होगा कम होगा, ना प्रेशर उससे ज़्यादा होगा कम होगा, आपने मालूम करना होगा वॉल्यूम या फिर प्रेशर, लेट से चेंज नहीं नज़र आएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसको देखते हुए हमने न्यूमेरिकल वगैरह को सॉल्व करना। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी अच्छी बात क्या है, यूनिट। यूनिट का बड़ा फ़ायदा है भाई। वो फ़ायदा ये है कि हम जनरली कन्वर्ट करते हैं, अगर प्रेशर जो है वो एटीएम में दे दें, प्रेशर जो है वो एटीएम में दे दें, वॉल्यूम जो है वो लीटर में दे दें, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे यार इसको तो मुझे कन्वर्ट करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, वो ये कि जब P1 V1 डिवाइड बाई P2 V2 की हम बात कर रहे हैं, जिस यूनिट में भी आपका प्रेशर है दूसरी तरफ भी अगर आप उसी यूनिट में ले लेंगे तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह वॉल्यूम जिस यूनिट में, अगर आप उसी यूनिट में दूसरा वॉल्यूम ले लेंगे तो कोई स्टैंडर्ड में आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दो चीज़ें आ रही हैं, दो स्टेट्स आ रही हैं, तो यूनिट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही है, तो उसका बड़ा फ़ायदा है। और इस फ़ायदे का मतलब ये है कि अगर प्रेशर एटीएम में दिया हुआ है आप उसी में रख दें, वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है आप उसी में रख दें, बस हाँ ये याद रखना है आपका जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर वो आप किस यूनिट में देंगे, उसी यूनिट में देंगे जिस यूनिट में आप उसने आपको दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर उसने लीटर में दिया हुआ तो लीटर में आप आंसर लिख देंगे, अगर उसने प्रेशर मांगा एटीएम में दिया हुआ तो आप एटीएम में लिख देंगे। मतलब आप अपने फाइनल आंसर को स्टैंडर्ड यूनिट में मत लिख दीजिएगा, उसी यूनिट के अंदर आपका फाइनल आंसर रहेगा जिस यूनिट में उसने आपको दिया हुआ है वॉल्यूम। लेकिन ये अप्लाई होता है सिर्फ जहाँ पर इनिशियल और फाइनल स्टेट, दो प्रेशर आ रहे हैं, दो वॉल्यूम आ रहे हैं और वो डिवाइड होकर अपनी यूनिट्स को कैंसिल कर रहे हैं, तो सिर्फ वहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में हम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, एक ही वॉल्यूम है भाई, प्रेशर भी एक ही है, पी भी एक ही है, टेम्परेचर भी, तो ये किसी की यूनिट किसी से कैंसिल नहीं हो रही। अब सब यूनिट का स्टैंडर्ड में होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये स्टैंडर्ड में नहीं होंगी तो फिर यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, इसका आंसर कभी भी सही नहीं है। तो यहाँ पर तो कन्वर्जन रिक्वायर्ड है, लेकिन जो कंडीशंस वाले हैं जिनके अंदर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दी हुई है, वहाँ पर आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। चलें जी, अब चलते हैं सवालात की तरफ, और सवालात को देख के हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये सवाल जो है वो किस फार्मूले से सॉल्व होगा, कंडीशन बेस्ड है या फिर जर्नली है। जर्नल मतलब कि जिसके अंदर सिंपल जर्नल गैस इक्वेशन अप्लाई होगी वो जर्नल न्यूमेरिकल होगी, लेकिन जिसके अंदर कंडीशन अप्लाई होगी और कंडीशन की जो पर्टिकुलर अप्लाई होगी वो तो कंडीशनल बेस्ड न्यूमेरिकल हो। तो सिर्फ में सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये वेरीफाई कर पाते हैं। तो सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में आपसे कह रहे हैं
ये एग्जाम्पल है आपकी बुक की 11.2। एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज 112 लीटर्स। तो अगर मैं इसका डेटा बना, डेटा में आप देख सकते हैं कि इसने मुझे वॉल्यूम दिया है और कितना दिया है, 112 लीटर्स। अब ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, अभी मैं इस पर बहस नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। कंटेन 3 किलोग्राम ऑफ एयर। अब मास का जिक्र आ गया तो ये मास रिलेशन हो सकता है। ठीक है, मास दिया हुआ इसमें 3 kg एट अ प्रेशर ऑफ 18 एटमॉस्फेयर। ये जो मास है उसका कितने प्रेशर के ऊपर है, कह रहे हैं जब 18 atm प्रेशर था उस वक्त ये मास थी। हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स इनटू द टैंक। हाउ मच, कितना मज़ीद मास इंटर किया जा सकता है, यानी कि दूसरे मास का जिक्र हो गया, फाइनल स्टेज का जिक्र हो गया। टैंक टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ 21 atm। कह रहे हैं कि प्रेशर जो है वो कितना हो जाए, 21। तो इसका मतलब ये इनिशियल स्टेट हो गई, तो फाइनल स्टेट P2 की क्या हो गई, 21 atm हो गई। और M2 जो है इसके अंदर ये भी आ गया जो हमें मालूम नहीं है, ऑल्दो कि अब कितना मास हो चुका होगा जब प्रेशर जो है वो 21 atm हो गया, ये हमें मालूम करना है। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जो जिस कंटेनर की, क्यूबिकल कंटेनर की वो बात कर रहा है वो एक ही है, तो जो V1 है एक्चुअल में वही V2 है। ठीक है जी, तो यहाँ पर सारी चीज़ों को होल्ड करते हैं, नमाज का ब्रेक है, नमाज के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट का ब्रेक है आपकी नमाज का, उसके बाद फिर जो न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे इनको डिस्कस करें। अच्छा जी, जो चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। इसमें जो बात की जा रही थी वो ये थी कि भाई हमारे पास दो टेम्परेचर हैं, दो जो है वो, सॉरी, दो जो है वो प्रेशर हैं, आपका जो दो जो है वो मासेस हैं, और वॉल्यूम जो है वो पूछा जा रहा है कि वो V जो है वो V1 V2 के बराबर कैसे हुआ। तो देखें, इसने कहा एक कंटेनर है। ठीक है, ये आपका एक कंटेनर है। इस कंटेनर के यहाँ पे सपोज़ कर लेता हूँ मैं, जगह है जहाँ से हम गैस फिल कर सकते हैं। इस वक्त जो है वो 3 किलोग्राम ऑफ गैस इस कंटेनर के अंदर मौजूद है, जिसका वॉल्यूम जो है वो 112 लीटर है। ठीक है जी, इस 3 किलोग्राम गैस की वजह से इस कंटेनर के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर होगा। तो कह रहा है कि जो प्रेशर है वो 18 atm है। तो ये तो इनिशियल स्टेट हो गई ना भाई आपकी। अब इसकी कोई फाइनल स्टेट भी होगी क्या। कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इसका प्रेशर बढ़ जाए, तो मैंने इसको बढ़ा के प्रेशर को कितना कर दिया, 21 atm कर दिया। तो अभी ऐसे ही तो नहीं बढ़ गया होगा ना, आपने ज़रूर इसके अंदर मज़ीद गैस फिल करी होगी जिसकी वजह से इसका प्रेशर बढ़ा होगा। तो कितनी मज़ीद गैस आपने फिल करी है वो आपने मालूम करना है। मैंने कितनी मज़ीद गैस फिल करी है वो इस वाली गैस को माइनस करके मालूम किया जाएगा, लेकिन जो फार्मूले से आता है वो आता है M2। ये तो M1 हो गया आपका, आप निकाल सकते हैं M2। M2 का मतलब होता है फाइनल मास कितना हो गया जिसकी वजह से इतना प्रेशर हो गया। अब वॉल्यूम इस पूरे प्रोसेस में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उसी कंटेनर का प्रेशर बढ़ाना है। अगर मैं वॉल्यूम को चेंज कर दूंगा प्रेशर थोड़ी बढ़ेगा, इन्वर्स रिलेशन। तो इसका मतलब ये हो गया वॉल्यूम ने तो चेंज होना ही नहीं है, तो फिर हम इसको अलग अलग वॉल्यूम तो नहीं कह सकते। तो इसलिए हमने कह दिया कि भाई जो V1 है इस सिचुएशन में वही V2 है, क्योंकि उसी कंटेनर की बात हो रही है, कंटेनर को ये चेंज नहीं कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता मास को चेंज किया जा रहा है। ठीक है, और फाइनल मास क्या हो जाएगा पहले हम ये पता कर लेते हैं, फिर हम ये पता लगा लेंगे कितना मास हमने डाला है। पहले से तो 3 किलोग्राम मास है और फार्मूले से हम फाइनल मास निकाल सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में हमें जो फाइंड करना है वो है कितना मास मज़ीद आपने ऐड करा है जिससे प्रेशर जो है वो 21 हो गया है। तो ये जो है ये M2 नहीं है, M2 जो है ऑन दी अदर हैंड फाइनल मास। तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं फार्मूले। फार्मूला आप सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अगर नहीं आया तो बड़े अफसोस की बात है। कि जो फार्मूला है वो मास रिलेशन वाला लगेगा। मास रिलेशन वाला आपका फार्मूला कौन सा था, सोल्यूशन के अंदर हम देख सकते हैं कि वो था V1 अपॉन M1 इज़ इक्वल टू V2 अपॉन M2। हर चीज़ आपको गिवन है, इसमें आप मुझे M2 कैलकुलेट करके दिखाएं कितना आ रहा है।
मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। इक्वेशन में इधर उधर भेजना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। सॉल्व करके मुझे बताएं कि M2 कितना आ रहा है। इस M2 के आ जाने से फ़ायदा ये होगा कि हम कितना मास हमने ऐड करा है हम ये पता लगा लेंगे बड़े आराम से। ठीक है, तो मुझे M2 कैलकुलेट करके बताएं कितना आ रहा है। उमर खान ने तो बता भी दिया, बाकी भी जल्दी से बताएं। जवेरिया ने भी बता दिया। फास्ट है, बाकी कहाँ है वाली सो रही क्या? आसान से न्यूमेरिकल है ये तो। चलें आप लोग अगले साल कैलकुलेट करके बता दीजिए क्या रहा है। इस साल मैं आपको बताया था कि इसका जो मास है वो आपका आएगा 3.5 kg। अच्छा, ये जो मास हमने निकाला है ये है फाइनल मास, यानी कि ये मेरा बॉक्स था। इसका इनिशियल मास M1 जो था वो 3 kg था। फिर मैंने इस बॉक्स के अंदर मज़ीद मास ऐड करा, उसकी वजह से इसका मास जो है वो कितना हो गया, 3.5 kg हो गया। अब मैं आपसे पूछूं, बताएं मैंने कितना मास ऐड करा, तो कैसे निकालूंगा? M2 को माइनस कर लो M1 से, क्योंकि जो पुराना वाला मास है वो मेरा नहीं है। हाउ मच फोर्स, कितनी आपने फोर्स किया है कि प्रेशर उस पर 21 हो जाए, कितना आपने फोर्स किया है मास को अंदर, वो आपने बताना है। आपने ये नहीं बताना कि फाइनल मास कितना हो गया। तो कहीं आप 3.5 को आंसर कह के छोड़ दो तो आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, आपका एक नंबर कट सकता है। आंसर आएगा कि हमने कितना मास ऐड करा है भाई, 0.5 kg हमने ऐड करा है। 3 तो वहाँ पे पहले से था। ठीक है जी, तो ये न्यूमेरिकल यहाँ पे हो जाता है आपका सॉल्व कि M2 आ जाएगा 3.5, और जब हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा। बेटा V1 V2 दोनों 112 ही रहेंगे ना, बताया था मैंने आपको। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा ना, वही कुछ V2 क्या है, इतनी डिटेल में मैंने बताया है कि भाई जिस कंटेनर की हम बात कर रहे हैं उस कंटेनर को हम ना बढ़ा रहे हैं ना कम कर रहे हैं। जैसे जिस टंकी की मैं बात कर रहा हूँ जिसके अंदर हम गैस को भर रहे हैं, वो टंकी थोड़ी ना मैं कोई बढ़ा दूंगा कम कर दूंगा, वो मेरे इख्तियार में थोड़ी। तो वॉल्यूम हर सूरत में 112 ही रहेगा। समझ में आ गया जी? आगे चले अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छी, अगला न्यूमेरिकल जो है ये आप लोगों का टास्क है, ये आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएं। पहली चीज़ तो जो आप लोगों ने मुझे बतानी है वो ये है कि यहाँ पर कंडीशन यूज़ हो रही है इनिशियल और फाइनल की या फिर नहीं। पहली चीज़ तो आपने बतानी। फिर अगर कंडीशन यूज़ हो रही है तो किस कंडीशन को यूज़ करेंगे, बॉयल्स लॉ की कंडीशन को, चार्ल्स लॉ की, या फिर जनरल गैस इक्वेशन, या फिर मास रिलेशन। अगर ये कंडीशन यूज़ नहीं हो रही है तो फिर कौन सी इक्वेशन यूज़ होती है जब कंडीशन यूज़ नहीं होती है। तो ये सारी बातें जो हैं आपने देखनी है। डेटा के एतबार से आप खुद देखें कि अग्राम मोल का मतलब ये है कि मोल जो है वो कितना है, 1 है। तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इससे पता चल रहा है कि मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि सॉरी, मोल N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। बाकी जो है ये जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। और ये आपको क्या दिया हुआ है, ATM के अंदर प्रेशर दिया हुआ है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, अपना वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से इसका डेटा बनाओ। आशा काशिफ ने जवाब दे भी दिया है, शाबाश, सही है आपका जवाब। बाकी कहाँ है, इसको सॉल्व भी करना है, तो मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। अच्छा, कन्वर्जन मत भूलिएगा। टेम्परेचर भी अपने स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, प्रेशर भी अपने स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, और कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही है, तो फिर मसला है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड में होना ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेना। किसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करोगे, एक प्रेशर को और दूसरा टेम्परेचर। ठीक है, तो उसका डेटा किस तरह बनेगा, इसका अगर हम डेटा बनाएं तो भैया डेटा में इन्होंने हमें दिया हुआ है मोल जो कि है 1, टेम्परेचर जो कि है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273
केल्विन। प्रेशर जो है वो आपका है 1 atm। 1 atm बराबर होता है 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। और हमसे कह रहा है कि वॉल्यूम जो है वो आपने फाइंड करना है, जबकि आर की वैल्यू मैं जानता हूँ कितनी है, 8.31 जूल पर मोल केल्विन। तो ये तो है आपकी वैल्यू किसकी, जनरल गैस कांस्टेंट की। सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है। सॉल्यूशन में फार्मूला जो समझ में आ रहा है वो कौन सा समझ में आ रहा है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। वॉल्यूम निकाल लिया, पी को डिवाइड में भेज दिया। वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाय पी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एन कितना है 1, आर कितना है 8.31, टेम्परेचर कितना है 273 डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁵. इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा और वो होगा 0.0224 मीटर क्यूब यूनिट। अब मीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अपने पास ये कन्वर्जन अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो याद कर लो। मीटर क्यूब से अगर आपने लीटर में जाना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, यानी कि 1 लीटर में 1000 मीटर क्यूब होता है। तो उससे मल्टीप्लाई करके आप लीटर में जा सकते हैं। ऑल तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बुक के आंसर वेरीफाई करना है तो उसके लिए, अदरवाइज़ ज़रूरत तो कोई नहीं है। मीटर क्यूब स्टैंडर्ड यूनिट में आपने आंसर दे दिया, लेकिन कन्वर्जन क्योंकि एम सी वगैरह में भी आ जाते हैं तो इसलिए पता होना चाहिए। ठीक है जी, उमर खान बिल्कुल सही आंसर आया आपका। कॉपी कर लीजिए इसे जल्दी से, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, 1-0 ज़्यादा आ गया तुम्हारा, पता नहीं। बिल्कुल सही है हारिस, सबने सॉल्व करना शुरू कर दिया। गुड, शाबाश, सॉल्व कर रहे हैं। सर हम वॉल्यूम का यूनिट क्यूब में क्यों लिया है, क्योंकि सब कुछ स्टैंडर्ड में था ना, तो आपका जवाब भी स्टैंडर्ड में आएगा। वॉल्यूम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, तो इसलिए मीटर क्यूब में जवाब आएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं एक और होम असाइनमेंट की तरफ। इसमें से 2-3 सवाल अगर आप 15 मिनट है आप अभी सॉल्व कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आप लोगों को समझ में आए। तो इसको समझने के लिए कितना समझ में आपका है, ये सवाल समझना बहुत ज़रूरी है। पहले वाले सवाल को अगर देखें तो इसके अंदर तो आपसे सिंपल एक एमसीक्यूज पूछा गया है और इसके बाद फिर ये 2 न्यूमेरिकल्स हैं और फिर ये भी आपका न्यूमेरिकल है। एक तीसरा जो है ये भी थोड़ा सा सवाल है, क्वेश्चन है। पहले वाले पार्ट में आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, इफ़ यू हैव अ बैलून इनसाइड अ कार एट नून ड्यूरिंग अ हॉट समर डे, द बैलून मॉलिक्यूल इनसाइड विल इंक्रीज इन प्रेशर, डिस्कस। तो आपसे कहता है कि जो प्रेशर है बैलून मॉलिक्यूल्स का वो जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा नोन में। तो पहली बात तो देखो ये है कि जब हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो हमने कहा था कि जब प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, आप चार्ल्स लॉ के मुताबिक बात कर रहे हैं। तो आपने यहाँ सबसे बड़ी गलती कर दी कि आपने प्रेशर का जिक्र कर दिया कि प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज। भाई प्रेशर तो कांस्टेंट होता है चार्ल्स लॉ में, आप ये प्रेशर का जिक्र कर ही नहीं सकते। हाँ आप ये बोलते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा या नहीं, तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल ये देखा जा सकता है कि अगर धूप ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हो सकता है वॉल्यूम बढ़ जाए, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम का बल्कि डायरेक्ट रिलेशन है, बढ़ेगा। तो ये तो डिस्कस किया जा सकता था, लेकिन ये इंतहाई बेवकूफ़ाना बात है कि आप प्रेशर को डिस्कस कर रहे हैं चार्ल्स लॉ में, जबकि उसने कहा था इसको कांस्टेंट रखना, डिस्कस मत करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फिर, 100% ट्रू तो नहीं होगा, फॉल्स होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
सिर्फ आपने मुझे ये बताना है क्वेश्चन नंबर जितने भी ये सवाल हैं इनके अंदर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, तकरीबन आपका सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर आप देखें न्यूमेरिकल नंबर 1 में, तो इसमें आपसे कह रहे हैं इन नाइट्रोजन गैस हैज ऑक्युपाइड अ वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको दिया हुआ कि नाइट्रोजन गैस जो है वो इतना वॉल्यूम जो है वो ऑक्युपाई कर रही है, वॉल्यूम आपको दे दिया इसने। कहता है एट अ प्रेशर ऑफ 0.971 एटीएम, किस प्रेशर पे इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करिए ये भी आपको बता दिया, ठीक है। अब कह रहे हैं व्हाट वॉल्यूम विल, व्हाट वॉल्यूम, दोबारा वॉल्यूम का जिक्र आ गया, अभी आपने एक वॉल्यूम दिया था एक वॉल्यूम और आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। अब कंडीशन में भी इतनी सारी है, कौन सी अप्लाई होगी भाई, तो कह रहे हैं प्रेशर चेंज होके इतना हो चुका है, वॉल्यूम और प्रेशर का जिक्र आया, और देखो अज्यूमिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, उसने बोल दिया, उसकी मेहरबानी, नहीं बोलता तो मान लेते कि कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन डिस्कस करना है, तो किस लॉ की कंडीशन अप्लाई होगी, बॉयल्स लॉ, बिल्कुल सही, बॉयल्स लॉ की कंडीशन अप्लाई होगी। बॉयल्स लॉ की कंडीशन इस पर अप्लाई करें, इतने आराम से आंसर आ जाएगा 3 से 4 लाइनों में, कोई मसला ही कोई नहीं होगा। अच्छा, अब जो सेकंड वाला है ज़रा इसको देख लेते हैं। एट अ प्रेशर ऑफ 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर आपको दिया हुआ है 580 है, ठीक है। कहता है कि गैस ऑक्युपाइड, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है इतना लीटर। अब कह रहा है व्हाट वॉल्यूम, अगेन सेम व्हाट वॉल्यूम एट दिस प्रेशर, कह रहे हैं इस प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा, इसका मतलब फिर प्रेशर और वॉल्यूम का जिक्र है, टेम्परेचर का कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं है। तो दूसरा वाला सवाल भी क्या है, वॉल्यूम बेस्ड, पहला वाला सवाल भी क्या है, वॉल्यूम बेस्ड, ठीक है, ये दोनों वॉल्यूम बेस्ड है। तीसरा जो पार्ट है ये है आपका आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है अज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, कहता है टेम्परेचर को तो मैं छेड़ने दूंगा नहीं, हाउ कैन यू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ अ गैस, अगर टेम्परेचर आप डिस्टर्ब ना करें तो आप प्रेशर ऑफ अ गैस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि आपने प्रेशर को इंक्रीज करना है और टेम्परेचर आपका डिस्टर्ब होना ही नहीं चाहिए, तो क्या पहली बात तो ये क्या हम ये कर भी सकते हैं या नहीं, क्या ख्याल है आप लोगों को, क्या ये पॉसिबल है कि मैं टेम्परेचर को डिस्टर्ब ही ना करूँ, मैं कहूँ टेम्परेचर कांस्टेंट है और आपको इंक्रीज़ करना है प्रेशर। अब्दुल्ला एहसन, शाबाश, गुड, यानी कि हम बॉयल्स लॉ की मदद ले सकते हैं। कैसे, बॉयल्स ने कहा था प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है, आप प्रेशर को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, सॉरी बाय डिक्रीजिंग द, हमें प्रेशर इंक्रीज करना है बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ a gas we can increase the, we can increase the pressure without changing its temperature, तो हम बॉयल्स लॉ की हेल्प की मदद से, जैसे बॉयल्स ने हमें कहा था बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम वी कैन इंक्रीज द प्रेशर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, तो ये आपका बॉयल्स लॉ हो गया। अब चलते हैं आखिरी असाइनमेंट की तरफ। इसके अंदर कह रहा है कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो है आपका 9 लीटर, ठीक है, ऑफ अ क्लोरीन गैस एंड इट इज़ हीटेड फ्रॉम 27 टू 127, पहला टेम्परेचर आ गया भाईजान आपके पास, और ये दूसरा टेम्परेचर आ गया, दो टेम्परेचर आ गए एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर बोल भी दिया कि कांस्टेंट है भाई, ये एक इन्फॉर्मेशन आ गई। और कहता है व्हाट इज़ इट्स फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल वाली कंडीशन लगेगी, लेकिन किसकी लगेगी, अरे आगे समझ क्या बात है, कमाल है, आ भी गया।
चार्ल्स लॉ, शाबाश, गुड। अब अगर कोई परेशानी वगैरह है, कोई सवाल वगैरह है आपके मन में, तो उसके अपने सवाल को अपने मन में ना रहने दें और उनसे डिस्कस करें, क्लियर करें अगर कोई परेशानी है, ताकि हम उसे सॉल्व करें। क्लास यहाँ पर आपकी एंड होती है आज की। थैंक यू वेरी मच।